Hello, good afternoon class. Okay, first of all let me introduce myself. My name is Mayank Sharma. I am from Kota Science Academy and I have been teaching in this field from last 5 years. Okay, basically I am faculty of biology. Okay, let's start. तो देखो अपना जो है देखो अभी फिलहाल जो है ब्रिज कोर्स अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ब्रिज कोर्स बेसिकली क्या होता है, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आपकी जो 11 अभी आप 10 से 11 जो मूविंग आ रहे हो. ठीक है, तो 10 से जो 11 के जो मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक होती है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो है हम डायरेक्टली 10 से अपन 11 में आते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो हमको पहले से आने जरूरी नहीं, तो वो प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने जो है 11 सही से नहीं सॉरी 9 सही से नहीं हुई हो या उसकी 10 सही से नहीं हो. तो ठीक है, इसीलिए हमको जो है ब्रिज कोर्स ये चलाते हैं हम. क्लियर है? तो देखिए देखते हैं सबसे पहले. और फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देखो इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो ये क्या है. देखो हम यहाँ पे बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो एट द एंड वो किस चीज का बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सपोज एक गोल्ड बार है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं गोल्ड बार का. ठीक है, तो अब देखो वो क्या प्रूफ है कि वो गोल्ड बार का बना हुआ है, क्या प्रूफ है, आप कैसे बोल सकते हो. ठीक है ना, क्लियर है. आप एक कोटिंग चढ़ा दो तो आप बोल दोगे वो गोल्ड बार है, बट नहीं, कोटिंग चढ़ाने से वो गोल्ड बार बन जाएगा क्या? नहीं. तो क्या प्रूफ है, देखो एक सिंपल वर्ड में अगर अपन बोले तो जो गोल्ड वो जो बार है अगर उसके सारे के सारे एटम्स जो है अगर अपन बात करें बेसिकली वो गोल्ड के बने हुए, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ देखो इसके जो है सारे एटम्स है ये गोल्ड के बने हुए, दैट्स व्हाई इट इज अ गोल्ड बार. उसी तरह अब देखो उसी तरह बात ये आती है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम सब बेसिकली किसके बने हुए हैं, क्या चीज है, एक फंडामेंटली क्या चीज है, तो उसके बारे में अपन बातें करते हैं. अब देखो तो स्टार्टिंग की बात करें तो अराउंड 1600 ये हमें पता नहीं था कि हम किसके बने हैं, और इस बारे में कोई स्टडी भी नहीं हुई, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई. ठीक है, क्लियर है. तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मामले में रिसर्च करी वो थे रॉबर्ट हुक. द फर्स्ट वन हु वाज टू डिस्कवर द सेल वाज रॉबर्ट हुक. ओके, सो रॉबर्ट हुक. Okay, now Robert Hooke was a fine biologist as well as physicist. Okay, he developed his own microscope to view the cell. As we know that the cells are microscopic, so we cannot see without naked eyes. Okay, so there is a requirement of microscope. So Robert Hooke developed his own microscope and saw first time the cork cell. Okay, he saw the first time cork cell. Okay, just see how he observed the cell. जैसे देखो जब उसने ऑब्जर्व किया था तो उसको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दिए. देखो ठीक है, इस तरीके के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई दिए जब उसने क्या व्यू किया था, कॉर्क सेल. ठीक है ना, कॉर्क सेल को उसने जब व्यू किया था तब उसको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. अब ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ठीक है. तो देखो जब रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल को व्यू किया था वो कैसे थे, वो कॉर्क सेल के थे. और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देखो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने जो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था तो वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था. क्योंकि देखो जो कॉर्क होता है तो यहाँ पे ये जो आपको जो व्यू हो रहा है ये खाली, इसके अंदर कुछ है नहीं. ठीक है, क्लियर है. आगे जैसे अपन पढ़ेंगे कि इसकी जो है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और भी जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट फिलहाल यहाँ के लिए अगर अपन बात करें तो इसकी जो आपको ये जो दिखाई दे रही है इट इज द आउटर सेल वॉल. जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इट इज द सेल वॉल. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल है, ये जो कॉर्क सेल है, इट इज द डेड सेल. ठीक है ना, क्लियर है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व
द फर्स्ट सेल, ठीक है, अगर फर्स्ट सेल आता है तो यानी कि वो अगर उसने लिविंग वर्ड यूज नहीं किया है तो डेफिनेटली द आंसर विल बी रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, बट द सेल वाज डेड. इट वाज नॉट अ लिविंग, इट वाज अ डेड सेल विच इज ऑफ द कॉर्क. क्लियर यहाँ पे. और उसको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई जाता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई जाता. ठीक है ना, क्लियर है. ये कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट देखो, अब देखो तो जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा था तो उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और बेसिकली इसको देखे तो ये आप अपन को भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये एम्प्टी चेम्बर्स है. ठीक है ना, खाली चेम्बर्स है ये. अब देखो एम्प्टी चेम्बर्स वगैरह अपन बात करें, लिटिल रूम बोल सकते हैं इसको, छोटा रूम. ये ना एक खाली चेम्बर या फिर एक छोटे रूम टाइप है. ठीक है, तो अगर इसके लिए अपन वर्ड देखें लैटिन में, क्योंकि उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज जो है चला करती थी, तो लिटिल रूम के लिए जो वर्ड है लैटिन में दैट इज सेल. ठीक है, ये जो सेल है, ये जो वर्ड है ये आए कहां से. ठीक है ना, इस सेल वर्ड का मतलब क्या होता है, इस सेल वर्ड का सिंपली मीनिंग ये होता है लिटिल रूम इन द लैटिन. सेल का मतलब क्या होता है, सेल इज इक्वल्स टू लिटिल रूम, लिटिल रूम इन लैटिन. ओके, तो ये जो वर्ड है ये वर्ड किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था. ठीक है, रॉबर्ट हुक गेव द वर्ड सेल विच मीन्स अ लिटिल रूम इन द लैंग्वेज लैटिन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क सेल. ओके, क्लियर है यहां तक. ठीक है ना, अब देखो तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रॉबर्ट हुक अपना हो गया. सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड साइंटिस्ट हमारे आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक. ठीक है, तो देखो ये हमारे जो है साइंटिस्ट आते हैं, ये जो सेकंड साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेल को ऑब्जर्व किया था, बट द सेल वाज लिविंग सेल. हियर द सेल वाज लिविंग. क्लियर है. इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, क्लियर है. इसके आगे आप लिख दीजिए ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल, ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल. ठीक है ना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट जो सेल है जो कि लिविंग सेल उसको डिस्कवर किया था. ठीक है, तो देखो अब देखो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ हम जो मतलब जो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है. ठीक है, एक बेसिक यूनिट क्या है, तो यहां से हमको ये बात क्लियर हो जाती है. तो बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, वो इसी तरीके के छोटे छोटे चैम्बर से जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल. तो आज भी इसको अपन सेल बोल रहे हैं. ठीक है ना, इस सेल वर्ड का ओरिजिन कहां से है ये आप समझ चुके हो. क्लियर है. तो देखो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो जाती है. फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are made up of cells. पहली बात तो ये क्लियर होगी कि देखो जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. ठीक है, तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ठीक है वो किससे बने हुए, सेल से बने हुए. पहली बात तो ये क्लियर है. सेकंड बात, अब देखो ये जो सेल है ये सेल आए कहां से. ठीक है, हाँ ठीक है, हम जो है सेल के बने हुए हैं. ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, बट ये जो सेल है ये आए कहां से, एक सेल से दूसरा सेल आता कहां से. तो देखो अभी इसके लिए जो करंट जो थ्योरी है वो ये कहती है कि दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि जितने भी सेल्स है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे किसी दूसरे सेल से बन के आते हैं. ठीक है ना, ऐसा कोई एकदम से कोई सेल नया सेल प्रकट नहीं होता है, कोई एकदम जादू से कोई नया सेल आता नहीं है. कोई सेल हमेशा किसी दूसरे सेल से ही ओरिजिनेट होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकंड थ्योरी क्या है हमारी, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी थ्योरी गिवन by wait, this theory was given by the scientist which is named Rudolf Virchow.
ओके, रिडोल्फ फिर्चो गेव द थ्योरी दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बट इसकी जो एग्जैक्ट लाइन थी जिसके नाम से क्वेश्चन आता है, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, ठीक है, रुडोल्फ फिर्चो ने क्या थ्योरी दी थी, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। कुछ नहीं है, ये सिंपल, ये इसी वर्ड को जो है लैटिन लैंग्वेज में इसको बोल रखा है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है ना, क्लियर है सबको? ओके, तो देखो यहाँ से अपनी ये बात क्लियर होगी कि जो है सेल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जो आप 11th क्लास में जब आप जाओगे तब वहां पे आप इसी को वापस पढ़ोगे इन द टॉपिक सेल थ्योरी। ठीक है ना, ये सब अपनी सेल थ्योरी में जो है वापस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कर दे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, सेल के तो सभी बने हुए हैं। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने तो सेल के, ये अपन बात यहाँ पे कर चुके हैं कि ये सेल के बने हुए हैं और हर सेल किसी दूसरे सेल से आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल है। ठीक है, तो ऐसे सेल जो होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर सेल बोलो, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, यूनिसेलुलर कैटेगरी में आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are having a single cell as their body। ओके, यहां तक क्लियर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग अ सिंगल सेल एज देयर बॉडी। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक ही सेल के बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? Let's look up for some examples. Examples are बैक्टीरिया, सिंपल एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अपन बात करें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। Okay, etc. There are n number of examples of the organism which are unicellular organism. Okay, now let's look at the multicellular organisms. Multicellular organisms. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपन देख लिया। लेट्स सी द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो नाम से अपन को क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है। मल्टीसेलुलर यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बने हुए हैं, प्लांट्स जो बने हुए हैं। ठीक है, हम सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, देयर आर मल्टीपल सेल्स। ठीक है, हम देख सकते हैं मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज organisms which are having more than one cell as their body। ठीक है, यहाँ पे जो है एक से ज्यादा सेल होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे एक से ज्यादा सेल होते हैं। ठीक है, अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या है कि देखो वो एक ही सेल है ना, तो वो एक ही सेल है और वो एक ही टाइप है। लेकिन क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है। ठीक है, तो हम
हम देखो मल्टी सेलुलर हम जरूर है, मतलब हम बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल्स जो है एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही सेल की कॉपी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स एंड एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको बेसिक डिफरेंस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ यूनिसेलुलर जो है वो एक ही सेल का बना हुआ है, या मल्टी सेलुलर है जो वो मल्टीपल सेल्स का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक सेल का है और ये एक ही सेल की बहुत सारी कॉपी होगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमारे केस में डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से सेल्स होते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, न्यूरॉन, हम सब जानते हैं न्यूरॉन इज द, मतलब आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपन स्टार्ट करेंगे वहां पे आपकी जो बेसिक सेल आएगी दैट इज न्यूरॉन। अनदर वन इज फैट सेल्स, ओके, स्मूथ मसल सेल्स, नेक्स्ट वन इज ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स, ओके। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्स जो है अलग अलग है, ये सारे सेल्स अलग अलग है, ठीक है ना। क्लियर यहां तक। ये सारा कंसेप्ट आपके आएगा जब अपन टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब ये हर एक जो सेल को अपन इन डेप्थ जो है स्टडी करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, लेट्स मूव ऑन फर्दर टॉपिक। ओके, ठीक है। तो अब देखो ये अपना डिस्कस हो चुका है कि हाँ जो सेल होते हैं, ठीक है, अपन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो नेक्स्ट अपन को स्टार्ट करना है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल का स्टार्ट करना है, पर उससे पहले अपन को कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो जिस तरीके से, देखो अगर हमारी बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स जो है हमारे अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमारा हार्ट होता है, पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेकंड अगर अपन बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया अपना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन होना, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होना, ठीक है। ब्रीदिंग सिस्टम है अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें अपन एयर को इंटेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं अपन, क्लियर है। फिर ऐसे अपना जो अपन बात करें तो नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। तो देखो अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। बेसिकली इन ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर कुछ नहीं, सिंपल सा वर्क है। देखो लेबर का मतलब होता है वर्क करना, लेबर का मतलब होता है वर्क करना, और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि काम का बंटवारा, ठीक है। वर्क को जो है अपन ने डिवाइड कर लिया है डिफरेंट में, जैसे होता है ना कि हाँ ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन बी जो है ये काम करेगा, पर्सन सी का ये काम है, पर्सन डी का ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम था उसको अपन ने बांट लिया, ठीक है। तो जिस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो हमारे बॉडी में इसको करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर अपन बात करें हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल इससे अपन लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, presence of various organ systems to perform work efficiently, presence of various organ system to perform work efficiently, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम,
और क्या क्या है हमारे पास, अगर देखो बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे स्टोमक, अगर अपन सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन है, ये पूरे सिस्टम है और इन सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इट इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, टंग एक्सेट्रा। फिर अगर अपन बात करें तो इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ओके। सेम ऐसे अगर अपन बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सो देयर आर आल्सो मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल यूरिथ्रा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ओके। सो दीज आर ऑल सिस्टम्स व्हिच कंटेन्स मल्टीपल ऑर्गन्स व्हिच ऑल कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो ये तो डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जांपल हो गया हमारी बॉडी में, पर क्या सेल भी ऐसा कुछ वर्क परफॉर्म करता है? क्या सेल भी ऐसा कुछ वर्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़े? तो देखो डेफिनेटली जो सेल है, सेल भी वर्क परफॉर्म करता है, क्लियर है। और इसीलिए सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर भी होता है, ठीक है ना, क्लियर है सबको। सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो सेल को भी देखो कुछ काम करना है, जो सेल है वहां पे, हम देखो हम सेल के बने हुए हैं, पर अब देखो वो सेल कर क्या रहा है वहां पे, सेल का भी तो कुछ ना कुछ वर्क है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ हमने डिवीजन ऑफ लेबर देखा जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है और सेल के अंदर भी मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। देखो डिवीजन ऑफ लेबर ऑल्सो प्रेजेंट inside cell, various organs are present which are known as सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। जो सेल होता है, सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कोई वर्क परफॉर्म करना है। अब वर्क ऐसा तो है नहीं कि एक सेल जो है अंदर से पूरा खोखला है, उसके अंदर कुछ भी वर्क परफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्क होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही जो सेल की ऑर्गेनेल की अपन को स्टडी करनी, जो अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। अभी यहाँ तक के लिए जो अपना यही अपना पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या ऑर्गेनल होते हैं। तो अपना एक बिल्कुल जो है नया टॉपिक शुरू से अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो, ठीक है।